तो स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। कह रहा है कि दी गई आकृति में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है जिसमें भुजा PQ को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। कह रहा है अर्थात PM और MN और NQ जो है बराबर है। कह रहा है कि त्रिभुज RMN और समांतर चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हाँ, हाँ कि ना क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि बताइए त्रिभुज RMN और समांतर चतुर्भुज जो हमारा PQRS है उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं कि त्रिभुज RMN और चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। मान लीजिए तो दोस्तों ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है और इस समानांतर चतुर्भुज का ये वाला जो शीर्ष है ये P है और ये वाला जो शीर्ष है Q है और ये वाला जो शीर्ष है R है और ये वाला जो शीर्ष है S। ठीक है दोस्तों, ये जो PQ भुजा दिख रहा है इस पर दो बिंदु है, एक M है और एक N है, जो पूरे PQ को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। दोस्तों इस भुजा पर दो बिंदु है, एक M है एक N है, जो पूरे भुजा को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब इस भुजा की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई इस भुजा की है, उतनी ही लंबाई इस खंड की है, उतनी ही लंबाई इस खंड की है। ठीक है दोस्तों, R शीर्ष को N बिंदु से मिलाया गया है। R शीर्ष को N बिंदु से मिलाया गया है। R शीर्ष को N बिंदु से मिलाया गया है, मैंने मिला दिया। इसी प्रकार से तो R शीर्ष को M बिंदु से भी मिलाया गया है। R शीर्ष को M बिंदु से भी मिलाया गया तो मैंने मिला दिया। R शीर्ष को M बिंदु से भी मिलाया गया, मैंने मिला दिया। ठीक है, हमसे क्या करें दोस्तों, जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही कुछ आकृति मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा था। कह रहा है कि ये जो आकृति दी गई है, ये जो समानांतर चतुर्भुज हमें दिया गया है PQRS, ठीक है, इसमें भुजा PQ को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। मतलब ये जो PM है और MN है और NR जो है NQ जो है ये बराबर है आपस में। यहाँ कह रहा है कि जो त्रिभुज RMN जो दिख रहा है इसका और ये जो समानांतर चतुर्भुज PQRS दिख रहा है इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया, दोस्तों ये जो अगर मैं P शीर्ष को R शीर्ष से, इस समानांतर चतुर्भुज के P शीर्ष को R शीर्ष से मिला देता हूं, तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है, ये जो समानांतर चतुर्भुज का पूरा क्षेत्रफल है ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर P शीर्ष को R शीर्ष से मिलाता हूं तो ये जो मिलाने पर मिलाया जाएगा, अगर मैं P शीर्ष को और R शीर्ष से मिलाता हूं एक रेखा के द्वारा तो ये रेखा हमारा विकर्ण कहलाएगा समानांतर चतुर्भुज का। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि समानांतर चतुर्भुज का अगर हम एक विकर्ण खींचते हैं तो पूरा क्षेत्रफल 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार देखा है तो इस विकर्ण खींचने पर पूरा क्षेत्रफल 2 बराबर भागों में बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है इस खंड और इस खंड और इस खंड तीनों की लंबाई बराबर है। तो ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 त्रिभुज बने हैं, एक ए और एक ए, और तीनों त्रिभुज जो है एक ही शीर्ष से साझा करते हुए बनाए गए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 त्रिभुज बने हैं, एक ए और एक ए, और ये जो तीनों त्रिभुज बने हैं एक ही शीर्ष से साझा करते हुए बने। तो और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुज एक ही शीर्ष को साझा करके बनाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर ये तीनों त्रिभुज जो है एक ही शीर्ष को साझा करते हुए बनाए गए हैं, एक ही शीर्ष को साझा करते बनाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में तीनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। कहोगे हाँ। इनके आधारों का अनुपात है क्या, कहोगे देखिए तीनों खंड की लंबाई बराबर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों त्रिभुज के आधारों का जो अनुपात है 1:1:1 है। हाँ, तीनों आधारों के अनुपात जो है 1:1:1 है। मतलब क्या होगा देखिए, अगर तीनों त्रिभुज के आधारों का जो अनुपात है 1:1:1 है तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात 1:1:1 होगा। मतलब अगर इसका क्षेत्रफल जो है 1 यूनिट है तो इसका भी क्षेत्रफल जो होगा 1 यूनिट होगा और इसका भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है।
ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, इसका क्षेत्रफल 1 यूनिट है, इसका क्षेत्रफल 1 यूनिट है, इसका क्षेत्रफल 1 यूनिट है, तो इस पूरे खंड का, ये जो पूरा त्रिभुज हमारा बन रहा है, ये पूरा जो खंड है हमारा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 3 यूनिट होगा। दोस्तों इस विकर्ण को खींचने पर पूरा क्षेत्रफल दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, हाँ, उसमें से एक खंड का क्षेत्रफल जो है 3 यूनिट है, तो दूसरे खंड का भी क्षेत्रफल 3 यूनिट होगा, हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका भी क्षेत्रफल 3 ही यूनिट है। अगर इसका क्षेत्रफल 3 यूनिट है तो इसका भी क्षेत्रफल 3 यूनिट है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर है, यहाँ पर सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर है। दोस्तों एक बात बताइए, इसका क्षेत्र पूरे जो समांतर चतुर्भुज हमारा पी क्यू आर एस है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 6 यूनिट है। और ये आर एम एन का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए त्रिभुज आर एम एन का क्षेत्रफल जो है 1 यूनिट है। इस प्रकार आप मुझे बताइए, अगर आर एम एन का क्षेत्रफल 1 यूनिट है और इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 6 यूनिट है, तो आप मुझे बताइए आर एम एन, त्रिभुज आर एम एन और चतुर्भुज पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए आर त्रिभुज आर एम एन का क्षेत्रफल 1 यूनिट है और हमारा जो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, उसका क्षेत्रफल जो है 6 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1:6 होगा। क्या होगा? 1:6 होगा। बताइए यहाँ तक कहीं दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी है? कभी नहीं, हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है ये समांतर चतुर्भुज के ऊपर क्वेश्चन बना है, ये आयत के ऊपर भी बन सकता है, ये समचतुर्भुज के ऊपर भी बन सकता है, ये वर्ग के ऊपर भी बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम एक और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, तो हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पर ये इस क्वेश्चन को इस वक्त मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। कहोगे देखिए, कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, कह रहा है एम और एन क्रमशः भुजाओं पी क्यू और आर एस के मध्य बिंदु है। कह रहा है कि तब चतुर्भुज पी एम आर एन जो है, चतुर्भुज पी एम आर एन जो है, वो किस प्रकार की आकृति होगी? सम चतुर्भुज होगा कि समांतर चतुर्भुज होगा कि समलंब चतुर्भुज होगा कि आयत होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही चीज तो हमें बताना है। कहोगे हाँ, यही चीज हमें बताना है, यही चीज हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस आकृति को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, जिससे सारी चीजें मैं आसानी से आपको समझा सकूं। कहोगे हाँ, बना लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ये जो आकृति बनाकर दिखाई गई है, इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, ये हमारा समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस है। दोस्तों ये जो हमारा एस आर है, भुजा है, इसका मध्य बिंदु जो है, इसका मध्य बिंदु एन है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये जो पी क्यू भुजा है, इसका मध्य बिंदु एम है। दोस्तों इस मध्य बिंदु एन, एस आर भुजा के मध्य बिंदु एन को पी शीर्ष से मिलाया गया है, पी शीर्ष से मिलाया गया है, पी शीर्ष से मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों, एक मिनट रुकिए। इसी प्रकार दोस्तों आर शीर्ष को एम बिंदु से मिलाया गया है, आर शीर्ष को एम बिंदु से मिलाया गया है। जो एम बिंदु जो मध्य बिंदु एम है, पी की भुजा का, उससे मिलाया गया है। ठीक है, अब जैसी आकृति आपके सामने थी, वैसे ही जैसे आकृति बनी थी, वैसे ही आकृति मैंने यहाँ पर कुछ आपके सामने बनाने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। तो अगर देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, कह रहा है एम और एन जो है भुजा पी क्यू और आर एस का मध्य बिंदु। ठीक है, कह रहा है कि चतुर्भुज ये जो पी एम आर एन है, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये क्या है? कहोगे मध्य बिंदु। ये क्या है? कहोगे इस भुजा का मध्य बिंदु है। ये दोस्तों ये एक समानांतर चतुर्भुज है। कहोगे हाँ, और समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कहोगे हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा की जितनी लंबाई होगी, उतनी ही लंबाई इस भुजा की होगी। कहोगे हाँ, मान लीजिए इस भुजा की लंबाई 2, इस भुजा की भी लंबाई 2 यूनिट होगी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो इस मध्य बिंदु ने इस पूरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। कहोगे हाँ, मतलब इस भुजा की जितनी लंबाई होगी, उतनी ही लंबाई इस भुजा की होगी। लिख के दिखाना जरूरी है, जिससे आपको सारे समझ में आ जाए। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको 2 यूनिट भी मानने की जरूरत नहीं है, कुछ मानने की जरूरत नहीं है, आप देख के ही बता सकते हो। इस प्रकार देखा है तो अगर ये मध्य बिंदु है, तो इस मध्य बिंदु ने पूरे ये जो पूरी भुजा की लंबाई, ये तो 2 बराबर भागों में बांट होगा, मतलब इस भाग की भी लंबाई 1 यूनिट हो गई होगी और इस भाग की लंबाई भी 1 यूनिट हो गई होगी। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ये जो हमारा है, इससे हमें मतलब नहीं है, केवल इससे मतलब है।
ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर इस भुजा की लंबाई 2 यूनिट है तो इस भुजा की भी लंबाई 2 यूनिट होगी। दोस्तों ये मध्य बिंदु है तो इस मध्य बिंदु ने इस पूरी भुजा की लंबाई को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब अगर इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई 1 यूनिट हो गई होगी और इस खंड की लंबाई भी 1 ही यूनिट हो गई होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 1 ही यूनिट हो गई होगी। बोलो यहाँ तक सही है? आपको समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। दोस्तों आपको जैसे कि बताया कि ये भुजा जो है इस भुजा के समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये वाली भुजा इसके समानांतर कब है? दोस्तों ये जो चतुर्भुज हमारा दिख रहा है PMRN, इस चतुर्भुज PMRN में ये वाली भुजा जो है इस भुजा के बराबर है कहोगे हाँ। और आपको जैसे कि पता है कि ये भुजा जो है इस भुजा के समानांतर भी है कहोगे हाँ। जब दोस्तों आपको ये बात पता भी होगी और अगर नहीं पता है तो ये आपको हमेशा गांठ बांध लेनी है कि जब किसी चतुर्भुज में आमने सामने की दो भुजाएं बराबर है और बराबर होने के साथ साथ वे समानांतर भी है, तो बाकी दो शेष दोनों जो भुजाएं हैं वो भी बराबर और समानांतर होंगी। अगर दोस्तों इस चतुर्भुज की ये वाली भुजा बराबर होने के साथ साथ समानांतर भी है, तो ऐसी स्थिति में इस चतुर्भुज की ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर होगी और समानांतर भी होगी। इस वाली भुजा के बराबर भी होगी, ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर भी होगी और समानांतर भी होगी। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो चतुर्भुज है इस चतुर्भुज में ये वाली भुजा इसके बराबर है और समानांतर है और ये वाली भुजा जो है इस भुजा के बराबर व समानांतर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो चतुर्भुज है ये कुछ और नहीं है, एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये क्या है? ये एक समानांतर चतुर्भुज है। ये क्या है? ये एक समानांतर चतुर्भुज है। हमसे पूछा था ये किस प्रकार की आकृति होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये समानांतर चतुर्भुज वाली आकृति होगी। ये हमारी एक समानांतर चतुर्भुज वाली आकृति है। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन किया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है क्वेश्चन के अंदर। पूरा जो चीज वहां पर पूछा गया था वही चीज यहाँ पर भी पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी देखने की कोशिश करते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या रहा है। कहोगे कि देखिए भैया, कह रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कह रहा है कि रेखा जो पीएम है, जो रेखा पीएम है और आर एन है क्रमशः कोण ओपी और कोण आर को समद्विभाजित करती है। ठीक है, कह रहा है कि तो चतुर्भुज पी एम आर एन किस प्रकार की आकृति होगी? चतुर्भुज पी क्यू आर एन पी 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 एम आर एन जो है किस प्रकार की आकृति होगी? ठीक है, तो सबसे पहले इस आकृति को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? होगा नहीं। तो यहाँ पर तो हमें पिछले क्वेश्चन में मध्य बिंदु कह के इशारा दिया गया था। हाँ, यहाँ पर इशारा क्या दिया गया? यहाँ पर इशारा दिया गया है कि भैया कोण समद्विभाजक, ये इशारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये एक मिनट मुझे नामकरण चेंज करना है। दोस्तों ये जो शीर्ष है, ये जो समानांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है और इस समानांतर चतुर्भुज का ये वाला जो शीर्ष है P है, ये वाला शीर्ष Q है और ये वाला जो शीर्ष है R है और ये वाला शीर्ष S है। तो P शीर्ष से एक रेखा खींची गई है जो आर क्यू को M बिंदु पर काटती है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसी प्रकार दो तो आर शीर्ष से एक रेखा खींची गई है, जो एसपी भुजा को या पीएस भुजा को समानांतर चतुर्भुज के एसपी या पीएस भुजा को एन बिंदु पर काटती है। कहाँ काटती है? एन बिंदु पर काटती है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें। ठीक है, तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, वैसी आकृति मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कुछ जानकारी दी है। कह रहा है कि ये जो आकृति ये जो हमारी आकृति में समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस दिया गया है, इसमें ये जो पीएम रेखा है और ये जो आर एन है क्रमशः कोण पी और कोण आर को समद्विभाजित करती है। मतलब ये वाली जो रेखा है इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसी प्रकार ये वाली जो रेखा है इस वाली रेखा ने भी इस वाले कोण को इसी प्रकार ये वाली जो रेखा है इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट। कह रहा है कि चतुर्भुज पी एम आर एन किस प्रकार की चतुर्भुज है? कह रहा है कि जो चतुर्भुज हमारा पी एम आर एन है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं।
मान लीजिए दोस्तों ये यहाँ पर बनने वाला कोण जो हमारा था वो 2 थीटा डिग्री, 2 थीटा डिग्री था। ठीक है? एक बात बताइए दोस्तों, अगर पीएम ने इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया है तो ये वाला कोण दो बराबर भागों में बट गया होगा, मतलब ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री ही रह गया होगा और ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री रह गया होगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। दोस्तों ये वाला दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी इस शीर्ष पर भी 2 थीटा डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है और ये जो आरएन रेखा खींची गई है, इस आरएन रेखा ने इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो ये जो हमारा 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा था ये थीटा थीटा डिग्री में बढ़ गया होगा, मतलब इस कोण की माप जो है थीटा डिग्री हो गई होगी और इस कोण की भी माप क्या रह गई होगी? थीटा डिग्री रह गई होगी। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो आपस में समानांतर है? कहोगे हाँ। ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है आपस में समानांतर है, ये तो बात हमें क्लियर है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समानांतर है, क्योंकि ये पूरी भुजा समानांतर है इसके, तो ऐसी स्थिति में ये वाला खंड ये वाला खंड भी आपस में समानांतर होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा से काट रही है, आपको दिख रहा होगा। कहोगे हाँ। और जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण समान होते हैं। अगर दोस्तों इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में इस तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होंगे, मतलब यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उतनी ही डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा ही डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। एक बात बताइए दोस्तों, यहीं से मैं आपको समझा सकता हूँ लेकिन मैं और आगे एक स्टेप लेके जाना चाह रहा हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि जो मैं आपको बताया यहाँ पर भी आपको पता है, आपको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर मैं एक स्टेप और आगे जाकर समझाता हूँ तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वही स्टेप मैं अपनाना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री होता है तो यहाँ उस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी थीटा डिग्री होती है, तो ये वाला इस कोण की भागीदारी क्या होगा? देखिए इस कोण की भागीदारी जो है 180 माइनस थीटा डिग्री, मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है 180 माइनस थीटा डिग्री हो गया। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग क्या है? यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग क्या है? तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का अगर मैं योग निकालता हूँ तो अगर और आपको अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, दोस्तों आप देख रहे हैं एक रेखा ये है एक रेखा ये है और इन दोनों तिर्यक रेखाओं को काट, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और उनके अंदर का बनने वाला, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर यहाँ पर और यहाँ पर ये जो अंदर अंदर के बनने वाले कोणों का योग है अगर 180 डिग्री है तो ये दोनों जो रेखाएं हैं ये कुछ और नहीं है, ये दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं। क्योंकि आपने अच्छे तरीके से आपको अच्छे तरीके से बताया कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और अंदर के बनने वाले तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जो रेखाएं होंगी ये कुछ और नहीं है, ये समानांतर रेखाएं हैं। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया है कि भैया ये वाली जो रेखा है इसके समानांतर है, तो ये वाली रेखा इसके समानांतर है, ये वाली जो रेखा है इसके समानांतर है। अगर तो ये वाली रेखा इसके समानांतर है और ये वाली रेखा इसके समानांतर है तो ये जो हमारा PMRN चतुर्भुज है ये कुछ और नहीं है, एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा PMRN चतुर्भुज है ये क्या है? तो ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज। हमसे पूछा था कि ये किस प्रकार की आकृति है, तो हम कह सकते हैं कि ये समानांतर चतुर्भुज की आकृति है। क्या? समानांतर चतुर्भुज की आकृति है। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, अब दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आखिर कहना क्या चाह रहा है? तो होगा देखिए, कह रहा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है?
कह रहा है कि भुजा क्यू आर पर एक बिंदु ई इस प्रकार स्थित है कि क्यू ई और ई आर का जो अनुपात है वो एम अनुपात एन है। कह रहा है यदि पीई और विकर्ण जीएस एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो त्रिभुज ओ क्यू एफ ई और त्रिभुज एस एफ पी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एस एफ पी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हम इतना कहोगे, हाँ यही चीज हमसे कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर है। तो सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर बना लेता हूँ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ये आयत पे भी बन सकता है, आयत पे भी बन सकता है, ये समचतुर्भुज पे भी बन सकता है, ये हमारा वर्ग पे भी ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको घबराना नहीं, आपको घबराना नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक समांतर, एक मिनट रुकिए। दोस्तों ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज की दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज का ये वाला जो शीर्ष है मान लीजिए P है और ये वाला शीर्ष हमारा Q है और ये वाला शीर्ष हमारा R है और ये वाला शीर्ष हमारा S। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो अब दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कुछ जानकारी हमें दी गई है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है कि ये जो भुजा क्यू आर है इस पर एक बिंदु हमारा ई स्थित है। ठीक है, कह रहा है इस भुजा पर एक बिंदु हमारा ई स्थित है। कह रहा है कि ये जो बिंदु है इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि ये जो क्यू ई है और ई आर है इनके 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 खंडों का जो अनुपात है एम अनुपात एन है। मतलब अगर क्यू ई की लंबाई जो है एम यूनिट है तो इस ई आर की लंबाई जो है एन यूनिट है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हम यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। कह रहा है कि यदि विकर्ण, कह रहा है कि यदि पीई और विकर्ण क्यू एस एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, कह रहा है कि तब बताइए त्रिभुज क्यू एफ ई और एस एफ पी के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। दोस्तों पीई जो विकर्ण, दोस्तों पीई जो हमारा रेखा है, जो पीई जो रेखा है, ये जो पीई रेखा है, पीई जो रेखा है और विकर्ण, विकर्ण जो क्यूएस है, विकर्ण जो क्यूएस है, अगर एक दूसरे को, अगर एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो बताइए क्यू एफ ई और जो हमारा त्रिभुज एस एफ पी है, एस एफ पी है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात हम कितना हो गया। हाँ ये सारी चीजें कह रहे हैं। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक खंड की जो लंबाई है वो एम यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक खंड की लंबाई एन यूनिट है। इस पूरे खंड की लंबाई क्या है तो दोस्तों ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर समांतर चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में हमें समित भुजा बराबर होगी। अगर ये भुजा हमारी m प्लस एन है तो ये वाली भुजा भी हमारी क्या होगी m प्लस एन की, m प्लस एन की होगी। दोनों हाथ में हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ यहाँ तक सारी चीजें ठीक है। दोस्तों आपको चित्र किस बताया कि ये अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में ये जो भुजा होगी, ये वाली जो भुजा होगी, ये जो भुजा हमारी होगी इस भुजा के समांतर होगी। हाँ अगर ये वाली भुजा इस भुजा के समानांतर है तो समानांतर है तो ऐसी स्थिति में ये वाली जो भुजा है इस खंड के भी समानांतर होगी। तो ठीक है दोस्तों, आप इस आकृति को देख रहे हैं। तो इस आकृति को देख रहे हैं, ये एक डंबल आकृति है। तो और इस डंबल वाली आकृति में आप देख रहे हैं कि इस शीर्षाभिमुख कोण के सामने वाली जो भुजा है, इस शीर्षाभिमुख कोण के सामने वाली जो भुजा है, इस डंबल वाली आकृति में आप देख रहे हैं कि इस शीर्षाभिमुख, इस डंबल वाली आकृति में आप देख रहे हैं कि शीर्षाभिमुख कोण के सामने वाली जो भुजा है वो एक दूसरे के समानांतर है। तो और आपको चित्र ये बताया कि जब किसी डंबल वाली आकृति में शीर्षाभिमुख कोण के सामने वाली भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर दोस्तों ये दोनों भुजाएं जो है आपस में इस डंबल वाली आकृति में इस कोण के सामने वाली जो भुजाएं हैं वो समानांतर है तो ऐसी स्थिति में ये त्रिभुज जो होगा इस त्रिभुज से समरूप होगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये वाली जो त्रिभुज है इस त्रिभुज से समरूप। और आपको चित्र ये बताया कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी चीजें आपको चित्र ये बताया कि दो समरूप त्रिभुज की संगत, आपको चित्र ये बताया कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर होगा। हाँ तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए
इस छोटे वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा और इस बड़े वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। इस छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा, m है। इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा, m प्लस n है। तो अगर देखिए तो इस प्रकार देखा जाए तो छोटे और बड़े त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात m अनुपाते m प्लस n है। हाँ, मैंने कहा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, देखिए छोटे और बड़े त्रिभुज की संगत भुजाओं का देखिए छोटे और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा m स्क्वायर अपॉन m प्लस n स्क्वायर होगा। हो गया। हाँ, इनके क्षेत्रफल का छोटे और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो m स्क्वायर अपॉन m प्लस n स्क्वायर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। अब इसी क्रम में आगे दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए फिलहाल इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पढ़िए इस क्वेश्चन को फिलहाल, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कह रहा है भुजा AB पर एक बिंदु P और CD पर एक बिंदु Q इस प्रकार स्थित है कि AP और PB का जो अनुपात है 1:1 है और CQ और QD का जो अनुपात है 2:1 है। कह रहा यदि PQ विकर्ण AC को R पर काटता है तो AR का मान क्या होगा। AR जो है उसका मान क्या होगा। हाँ पूरा ठीक है। तो आइए दोस्तों AR जो है उसका मान निकालने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। AR जो है उसका मान निकालने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज ABCD यहाँ पर बना लेता हूँ। ABCD यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लेता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा शीर्ष है A है, ये हमारा शीर्ष B है और ये वाला शीर्ष C है, ये वाला शीर्ष हमारा B। यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई। दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो इस समांतर चतुर्भुज में ये जो AB है इस पर एक बिंदु P स्थित है और एक बिंदु हमारा P स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर स्थित है। और ये जो CD है इस पर एक बिंदु हमारा Q स्थित है। एक मिनट रुकिए। अच्छा, इस AB पर एक बिंदु हमारा P स्थित है और ये जो CD है इस पर एक बिंदु हमारा Q स्थित है। एक बिंदु हमारा क्या स्थित है, होगा Q स्थित है CD पर। हाँ, तो कह रहा है ये दोनों जो बिंदु हैं इस प्रकार स्थित हैं कि AP और PB का जो अनुपात है 1:1। मतलब अगर AP की लंबाई 1 यूनिट है, PB की लंबाई भी 1 ही यूनिट है। हाँ, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, कह रहा है कि CQ और हमारा जो QD है इनकी लंबाई का अनुपात 2:1 यूनिट 2:1 है। मतलब अगर CQ की लंबाई 2 यूनिट है, इसकी लंबाई 1 यूनिट। ठीक है, आगे कह रहा है कि PQ जो है विकर्ण AC को, कह रहा है PQ कहाँ है, एक मिनट में PQ कह रहा है कि ये जो PQ है, कह रहा है ये जो PQ है विकर्ण AC को R पर काटता है। ये जो विकर्ण हमारा AC है, विकर्ण ये जो AC है इसको R पर काटता है। हो गया यहाँ पर R। ठीक है, कह रहा है कि तब बताइए AR का मान क्या होगा। कह रहा है ये जो खंड है हमारा AR इसका मान क्या होगा। तो आइए निकालने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है कहोगे हाँ, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आप ये AP और PB का अनुपात 1:1 है। इसके अनुसार बताइए AB भुजा की लंबाई क्या होगा। देखिए इस भुजा की लंबाई 1 यूनिट है और इस भुजा की लंबाई 1 यूनिट है। तो इस प्रकार गिने तो इस पूरी भुजा की लंबाई 2 यूनिट है। अच्छा, ऊपर बताइए जो हमारा CD है उसकी उस खंड के उस CD भुजा की लंबाई क्या होगा। देखिए इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट है। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी लंबाई 3 यूनिट है। यहाँ पर दोस्तों लंबाई 2 यूनिट है, यहाँ पर 3 यूनिट है। ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों तो बराबर होने चाहिए होगा। बराबर होनी चाहिए तो हमें क्या करना होगा। देखिए अगर दोस्तों यहाँ पर लंबाई 2 यूनिट है और यहाँ पर लंबाई 3 यूनिट है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दोनों तो लंबाई बराबर होनी चाहिए क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं कहोगे। तो बराबर अगर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा कहोगे हाँ। बराबर करने के एक ही तरीका है कि जिसको बराबर करना है उसका एलसीएम लेना है। हमें जो भुजा 2 यूनिट है और भुजा 3 यूनिट है उनको बराबर करना है, तो हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना है। आया एलसीएम क्या होगा, आया एलसीएम 6। अब क्या करना होगा देखिए
दो जो भुजा जिसकी भुजा की लंबाई 2 यूनिट है उसे बराबर करना है, तो 2 से हमें एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा 3। क्या आएगा? 3 आएगा। तो मैंने क्या किया 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्तों जिस भुजा की लंबाई 3 यूनिट थी, अब उसे बराबर करना है, तो मैंने एलसीएम को 3 से डिवाइड किया, आया तो। अब मैंने क्या किया, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि जितनी लंबाई इस भुजा की है, इस पूरी भुजा की है, उतनी ही लंबाई इस भुजा की है। अब सारी चीजें हमारी क्लियर है। अब सारी चीजें हमारी क्लियर, ठीक है। तो ये चीज तो आप दिमाग में भी बता सकते थे, अगर बराबर होते तो हमें कोई लेना देना नहीं था, तब तो सही था, ओके था। लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। एक बात बताइए दोस्तों, हमसे पूछा है इस एआर की लंबाई क्या है। दोस्तों आप इस डंबल वाली आकृति को देखते हैं, एक मिनट रुकिए। इस डंबल वाली आकृति को आप देख रहे होंगे, हाँ, इस डंबल वाली आकृति को आप देख रहे होंगे, हाँ। इस डंबल वाली आकृति में ये वाली जो भुजा है, इस भुजा के समानांतर है, हाँ कि नहीं? दोस्तों आप इस डंबल वाली आकृति में देख रहे हैं कि इस डंबल वाली आकृति में देख रहे हैं कि जो हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, उसके सामने वाली जो भुजाएं हैं दोनों, वो क्या है, आपस में समानांतर है। और जब किसी डंबल वाली आकृति में शीर्षाभिमुख कोण के सामने वाली भुजाएं समानांतर होती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर दोस्तों इस कोण के सामने वाली जो भुजाएं हैं इस डंबल वाली आकृति में समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में ये त्रिभुज जो होगा इस त्रिभुज से समरूप होगा, अर्थात ये वाला त्रिभुज जो होगा इस त्रिभुज से समरूप। इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज से समरूप है। और आपको चित्र ये पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हम अगर तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मतलब हो गया, मतलब इस भुजा का इस त्रिभुज की इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात दोस्तों इस त्रिभुज की इस भुजा का और इस त्रिभुज की इस भुजा के साथ होगा। तो इस त्रिभुज की इस वाली भुजा और इस त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ अनुपात क्या होगा, देखिए 4:3 का रिश्ता है। तो यही रिश्ता दोस्तों इस त्रिभुज की इस भुजा और इस त्रिभुज की इस भुजा के साथ भी होगा। तो हाँ, मतलब अगर इस त्रिभुज की इस वाली भुजा की लंबाई जो है 4 यूनिट है, तो इस वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा की लंबाई भी इस वाली त्रिभुज की इस वाली भुजा की लंबाई 3 यूनिट होगी। तो बेटा ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। तो इस प्रकार तो देखा जाए तो अगर एआर भुजा की लंबाई जो है 3 यूनिट है, तो आरसी जो हमारी भुजा है, आरसी जो हमारा भुजा है, उसकी लंबाई 4 यूनिट होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो एसी विकर्ण जो है उसकी लंबाई क्या होगा, 7 यूनिट। हाँ, मतलब एआर की जो लंबाई है, मतलब दोस्तों एआर की लंबाई क्या होगा, 7 यूनिट है। हाँ, एआर की लंबाई जो है 7 यूनिट है, मतलब 7 यूनिट जो है एआर के बराबर है। हो गया। तो इस विकर्ण, अच्छा एक मिनट रुक लीजिए दोस्तों। ये जो विकर्ण हमारा एसी है, इसकी लंबाई कुल का कितने होगा, 7 यूनिट है। हाँ, तो जो है 7 यूनिट, दोस्तों 7 यूनिट जो है वो वास्तव में विकर्ण एआर के एसी के विकर्ण बराबर हो गया। 7 यूनिट जो है दोस्तों इस विकर्ण की लंबाई क्या होगा, 7 यूनिट है। मतलब एसी की लंबाई जो है 7 यूनिट हो गया। मतलब 7 यूनिट जो है एसी के बराबर होगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, देखिए 1 यूनिट वास्तव में AC/7 के बराबर है, AC/7 के बराबर है। यहाँ तक सारी चीज क्लियर है। होगा एआर की लंबाई पूछ रहा है, तो एआर की लंबाई क्या होगा, 3 यूनिट है। अगर वास्तव में बताना है तो 3 यूनिट का जवाब देना। तो मैं 3 यूनिट की निकालने, 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3AC/7 होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो एआर की जो लंबाई है, एआर की जो लंबाई है वो क्या है, 3AC/7 क्या, 3AC/7 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में आपने क्लियर की है। यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने क्लियर की। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो नहीं। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इसी क्रम में आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को भी पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज PQRS में भुजा PQ को बिंदु T तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि QT जो है PQ के बराबर है। कह रहा है यदि रेखाखंड ST जो है QR को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है, तो बिंदु M भुजा QR को किस अनुपात में विभाजित करेगा। हाँ कि ना, को देखा, यही चीज हमसे कह रहे हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि किस अनुपात में विभाजित करें, किस अनुपात में विभाजित करें। आइए हम पता करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों एक समानांतर चतुर्भुज PQRS है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर एक समानांतर चतुर्भुज PQRS बनाता हूँ। मान लीजिए ये जो हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है, और इस समानांतर चतुर्भुज का ये वाली जो भुजा है, ये है
तो ये वाली जो भुजा हमारी है क्यू है, और ये वाली जो भुजा है आर है, और ये वाली जो भुजा हमारी एस। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर है, इसमें जो भुजा पी क्यू है इसे हमारा इसे टी बिंदु तक बढ़ाया गया है, टी बिंदु तक बढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है। तो ये दोस्तों ये इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ये जो क्यूटी है, ये जो क्यूटी है, ये जो क्यूटी है, इस पीक्यू की लंबाई के बराबर है। दोस्तों ये भुजा, ये जो हमारा पीक्यू है, इसे इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ये जो क्यूटी तैयार होगा, क्यूटी जो तैयार है, क्यूटी जो तैयार है, इसकी लंबाई जो है इस पीक्यू के बराबर है। हो गया हाँ, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हाँ। ठीक है, आगे कह रहा है कि रेखाखंड एस टी जो है, रेखाखंड एस टी मतलब एस सी को टी बिंदु से मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसकी बात कर रहा है। कह रहा है रेखाखंड जो एस टी है, मतलब ये वाली हो गई हाँ। कह रहा है कि क्यू आर को, ये जो क्यू आर है या आर क्यू है, कह रहा है उसे एम पर प्रतिच्छेद करता है, एम पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब यहाँ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि तो बिंदु एम जो है क्यू आर को किस अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा है कि ये जो बिंदु एम है, ये जो क्यू आर है या आर क्यू है, इसे किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, इस खंड की लंबाई इस खंड की लंबाई के बराबर है। तो हम मान लीजिए इस खंड की लंबाई 1 यूनिट है, तो इस खंड की भी लंबाई 1 यूनिट होगी। तो हाँ, इस खंड की भी लंबाई 1 यूनिट। दोस्तों ये हमारा पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हाँ, अगर इस भुजा की लंबाई 1 यूनिट है तो इस भुजा की लंबाई क्या होगी, 1 ही होगी। बोलो हाँ कि ना। तो हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आपको ये जो डंबल, और या दोस्तों एक बात बताइए, ये वाली जो भुजा है इस भुजा के समानांतर करोगे तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के भी बराबर समानांतर होगी। हाँ दोस्तों, ये वाली जो भुजा है इस भुजा के समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये वाला जो भुजा है इस खंड के भी समानांतर होगी। तो इस प्रकार देखा है तो ये वाली जो भुजा है इस भुजा के समानांतर। दोस्तों ये जो डंबल वाली आकृति आपको दिख रही है, इसे आप देख रहे होंगे हाँ, इस डंबल वाली आकृति को आप देख रहे होंगे हाँ। तो इस डंबल वाली आकृति में ये वाली जो भुजा है इस कोण के शीर्ष अभिमुख कोण के, इस शीर्ष अभिमुख कोण के सामने वाली जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या है, समानांतर। और जब किसी डंबल वाली आकृति में आमने सामने की भुजाएं बराबर समानांतर होती हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर इस डंबल वाली आकृति में इस शीर्ष अभिमुख कोण के आमने सामने की भुजाएं समानांतर है तो ये दोनों आकृति क्या होंगी, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। हाँ, अगर ये दोनों त्रिभुज दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हाँ ठीक है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, मतलब यही है कि अगर मतलब यही है कि इस भुजा का इस त्रिभुज की इस भुजा के साथ दोस्तों इस त्रिभुज की दोस्तों हमें पता है ये दोनों त्रिभुज समरूप है, और आपको ये भी बात पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब होगा, मतलब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस त्रिभुज की इस वाली भुजा और इस त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस त्रिभुज की इस वाली भुजा और इस त्रिभुज की इस वाली त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ होगा। तो इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज दोस्तों इस त्रिभुज की इस वाली भुजा और इस त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ अनुपात क्या होगा, देखिए इस त्रिभुज की ये वाली भुजा 1 यूनिट है और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा जो है 1 यूनिट है। इस प्रकार देखें तो इस त्रिभुज की इस वाली भुजा और इस त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ जो अनुपात है वो 1 अनुपात 1 का रिश्ता है। तो यही रिश्ता दोस्तों इस त्रिभुज की इस वाली भुजा और इस त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ होगा। मतलब इस त्रिभुज की इस वाली भुजा की लंबाई अगर 1 यूनिट है तो इस त्रिभुज की इस वाली भुजा की भी लंबाई 1 ही यूनिट हो जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा एम बिंदु है, ये जो एम बिंदु है इस आर क्यू भुजा को 1 अनुपात 1 में विभक्त करेगा। बोलो हाँ कि ना। हमसे पूछ रहा था कि ये जो एम बिंदु है ये आर क्यू या क्यू आर भुजा को किस अनुपात में विभक्त करेगा, तो हम कह सकते हैं 1 अनुपात 1 में विभक्त करेगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं आई है। ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं आई है। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक दो चीज अब दोस्तों हम आयत के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर आयत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर आयत के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में 15-20 क्वेश्चन किए हैं। हाँ, 15-20 क्वेश्चन हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में किए। दोस्तों 15-20 क्वेश्चन हमने समांतर चतुर्भुज के ऊपर किए हैं। अब दोस्तों हम आयत के बारे में यहाँ पर सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि आयत किसे कहते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आयत किसे कहते हैं। दोस्तों एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ दो संलग्न भुजाओं के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं आयत।
दोस्तों एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ दो संलग्न भुजाओं के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं आयत। उस आकृति को हम कहते हैं आयत। जैसे दोस्तों जैसे दोस्तों ये एक आकृति, जैसे दोस्तों मान लीजिए ये हमारी एक आकृति है। अगर इस आकृति में दोस्तों ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है और ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है और किन्हीं भी दो संलग्न भुजाएं के बीच बनने वाला कोण जो है 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसी प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। हाँ कि ना हो गया? इसी प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। अब दोस्तों ये आपको ये तो बात पता चल गई कि ये आयत किसे कहते हैं। दोस्तों किसी भी आयत की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कहते हैं लंबाई, और लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो छोटी भुजा होती है उसे हम कहते हैं चौड़ाई, और चौड़ाई को हम बी से डिनोट करते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये बातें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। दोस्तों मान लीजिए ये जो हमारा आयत है उसका ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष जो है सी है और ये वाला शीर्ष। ठीक है। अगर दोस्तों मैं इस आयत में आमने सामने की भुजाओं को मिलाता हूं, आमने सामने के शीर्षों को मिलाता हूं, तो शीर्षों को मिलाने पर जो रेखा दोस्तों अगर मैं किसी आयत में आमने सामने को रेखाओं को आमने सामने के शीर्षों को एक रेखा के द्वारा मिलाता हूं तो वो रेखा जो हमारी कुछ और नहीं विकर्ण कहलाती है। मतलब अगर मैं इस ये शीर्ष को सी शीर्ष से मिला रहा हूं तो ये जो रेखा है मिलाने वाली, ये जो मिलाने वाली रेखा है ये कुछ और नहीं है, विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं बी शीर्ष को डी शीर्ष से मिलाता हूं तो ये बी और डी शीर्ष को एक रेखा के द्वारा मिलाता हूं तो वो रेखा भी हमारी क्या होगी? विकर्ण होगी। दोस्तों जिस प्रकार किसी समानांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचने पर पूरा एरिया दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसी प्रकार दोस्तों किसी भी आयत में एक विकर्ण खींचने पर पूरा एरिया दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। अगर हमने इस विकर्ण को खींचा है तो ये जो एरिया है दो बराबर भागों में बट गया है। बोलो हाँ कि ना? बोले हाँ। ये बातें समझ में आ गई? तो हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों अगर किसी भी आयत में हम दोनों विकर्ण को खींचते हैं, किसी भी आयत में हम दोनों विकर्ण को खींचते हैं तो पूरा जो एरिया है वो चार बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी आयत में जिस प्रकार दोस्तों किसी भी समानांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण को खींचने पर एरिया चार बराबर भागों में बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी आयत में दोनों विकर्ण खींचने पर पूरा एरिया जो होता है चार बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये बातें आपको क्लियर हो गया? हाँ। जिस प्रकार दोस्तों किसी समानांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण को खींचने पर आमने सामने के त्रिभुज जो होते हैं सर्वांगसम होते हैं और समरूप होते हैं, उसी प्रकार दोस्तों किसी भी आयत में दोनों विकर्ण को खींचने पर बनने वाले आमने सामने के त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं और सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं? समरूप व सर्वांगसम होते हैं। ठीक है। ये बातें क्लियर है? कभी हाँ, यहाँ तक ये बातें क्लियर है। दोस्तों ये जो हमारा आयत होता है जो उसमें दोस्तों किसी भी आयत में दोनों जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। उनकी लंबाई बराबर होती है। तो किसी भी आयत में दोनों विकर्णों की जो लंबाई होती है बराबर होती है। मतलब इस विकर्ण की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस विकर्ण की होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप खुद देख लीजिए दोस्तों। एक बात बताइए दोस्तों, अगर ये जो चौड़ाई हमारी है बी है तो ये भी चौड़ाई हमारी बी होगी। हाँ। अगर ये लंबाई हमारी एल है तो ये भी लंबाई एल होगी। एक बात बताइए दोस्तों, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो आधार और लंब और आधार के स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होता है। तो हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है तो ये वाली जो बड़ी भुजा दिख रही है इसकी वैल्यू जो होगी
दोस्तों आपको जो चीज पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी की भुजा की जो वैल्यू होती है लंब और आधार के स्क्वायर के योग के वर्गमूल के बराबर होती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस बड़ी बड़ी भुजा की वैल्यू जो होगी इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के जोड़ के वर्गमूल के बराबर होगी। मतलब इस भुजा ये जो कर्ण है इसकी इसकी लंबाई जो होगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर। इसी प्रकार से तो इसमें भी अगर आप इसमें इस त्रिभुज में अगर इस बड़ी वाली भुजा की वैल्यू है इसी प्रकार से तो अगर आप इस त्रिभुज में इस वाली ये जो विकर्ण हमारा है इसकी वैल्यू आप निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, इस भुजा की लंबाई निकालते हैं तो इस भुजा की लंबाई भी यही आएगी। इस प्रकार आप खुद देख रहे हैं कि दोनों जो विकर्ण है इस आयत के दोनों जो विकर्ण है उनकी लंबाई क्या है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। हाँ कि ना कहोगे? तो यहीं से एक नियम कहता है कि किसी भी आयत के दोनों जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। दोस्तों एक चीज मैं और बता देता हूँ तो किसी भी आयत के दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। मतलब देखा जाए तो ये दोनों जो विकर्ण है एक दूसरे को बराबर दूरी पर काट रहे हैं। मतलब इस खंड की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस खंड की होगी, मतलब इस खंड की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें ठीक है। दोस्तों अगर ये बराबर दूरी पर काट रहे थे तो अगर इस खंड और इस खंड की लंबाई बराबर है तो ये क्या हमारा है मध्य बिंदु है। इसी प्रकार दोस्तों अगर इस खंड और इस खंड की लंबाई बराबर है तो ये भी इस भुजा का ये क्या है मध्य बिंदु है। हाँ, इस प्रकार देखा है तो ये जो हमारा होता है जहां पर दोनों विकर्ण काटते हैं एक दूसरे को वो हमारा क्या होता है? देखिए जहां पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वो हमारा कुछ और नहीं मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। दोनों भुजाओं का दोनों विकर्णों का मिड पॉइंट होता है। हाँ कि ना? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर दोस्तों ये हमारा मिड पॉइंट है, तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज में इस मिड पॉइंट और इस त्रिभुज में आप बताइए इस मिड पॉइंट इस भुजा के मिड पॉइंट और इस शीर्ष को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये क्या कहलाएगी? तो ये हमारी माध्यिका कहलाएगी। इसी प्रकार दोस्तों इस त्रिभुज में ये भी हमारी माध्यिका कहलाएगी और इसी प्रकार दोस्तों इस त्रिभुज में ये जो हमारी है ये भी माध्यिका कहलाएगी। इसी प्रकार इस त्रिभुज में ये वाली जो खंड है ये जो हमारा है ये भी हमारी माध्यिका कहलाएगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं है तो आइए अच्छा एक चीज और यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए ये जो हमारा आयत दिख रहा है इसका परिमाप क्या होगा? कहोगे देखिए परिमाप अगर निकालना है तो देखिए अगर परिमाप पेरीमीटर इस आयत का निकालना है तो इसके चारों भुजाओं को जोड़ कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चारों भुजाओं को जोड़ करता हूँ तो एक एल और एक एल मिलकर 2l बना लेंगे और एक बी और एक बी मिलकर 2b बना लेंगे। तो इस प्रकार देखा तो इस आयत का जो पेरीमीटर होगा 2l प्लस 2b होगा। 2 मैंने बाहर खींच लिया तो इस प्रकार देखा जाए तो 2l ब्रैकेट में l प्लस b होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस आयत का जो पेरीमीटर है किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के जोड़ के दुगने के बराबर है। तो यहीं से एक नियम निकलता है कि किसी भी आयत का जो पेरीमीटर होता है किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के जोड़ के दुगने के बराबर होता है। हाँ कि हम मतलब पेरीमीटर जो होता है 2l प्लस बी होता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना होता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि भैया किसी भी आयत का जो पेरीमीटर होता है लंबाई और चौड़ाई के योग के दुगने के बराबर होता है। दो संलग्न भुजाओं के जोड़ के दुगने के बराबर होता है या लंबाई और चौड़ाई के जोड़ के दुगने के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार से तो अगर मैं यहाँ से l प्लस बी की वैल्यू निकालता हूँ तो l प्लस बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तो देखिए l प्लस बी की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो p/2 आएगी। तो इस प्रकार से तो देख रहे हैं कि किन्हीं भी लंबाई चौड़ाई का जो योग है वो वास्तव में पेरीमीटर के आधे के बराबर है। तो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इस प्रकार से तो देखा जाए तो लंबाई और चौड़ाई का योग निकल कर आ रहा है p/2। मतलब किसी भी आयत के मतलब क्या है? कहोगे मतलब यही है कि किसी भी आयत के किन्हीं भी दो संलग्न भुजाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो योग होगा वो पेरीमीटर के आधे के बराबर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो ये बातें भी ध्यान रखना है। समांतर चतुर्भुज में इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है और ये क्वेश्चन वास्तव में इसके ऊपर भी लागू हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से तो किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है L इंटू बी होता है।
ये भी बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई परेशानी है तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें जो कॉमन, ये दोनों जो कॉमन चीजें हैं, पेरीमीटर और एरिया, ये तो हर किसी को पता रहता है, ये हर किसी को पता रहते हैं, ठीक है। ये जो मैंने इसके अंदर आपको बताया है, कुछ जानकारी अतिरिक्त दी है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी था और वो आपको पता भी हो गई होंगी कि आखिर इसमें ये जो हमारा आयत होता है, उसकी खूबियां क्या क्या है, हाँ, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों इसके ऊपर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आइए दोस्तों हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो अगर देखिए आयत के ऊपर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि एक आयत पी क्यू आर एस के विकर्ण है बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। कह रहा है कि यदि कोण आर एम एस जो है 50 डिग्री है तो कोण क्यू पी एम का मान क्या होगा, कोण क्यू पी एम का मान क्या होगा, कोण क्यू पी एम का मान क्या होगा। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर इस आयत के कोण क्यू पी एम का मान निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आयत बना लेता हूं यहाँ पर, और आयत बनकर आपके सामने तैयार भी हो गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आयत बना लेता हूं और वो आयत आपके सामने बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों ये जो अच्छा आकृति बनाकर दी गई है, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों इस आकृति का ये जो हमारा आयत है, इसका ये वाला शीर्ष P है और ये वाला शीर्ष हमारा Q है, और इसका ये वाला शीर्ष R है और इसका ये शीर्ष हमारा S है। दोनों विकर्ण खींचे गए हैं, दोनों विकर्ण जो है M बिंदु पर मेरे ख्याल से काटते हैं। हाँ, दोनों जो विकर्ण है M बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, M बिंदु पर काटते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है वो भी पढ़ लेते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है वो भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ये जो आयत पी क्यू आर एस है, इसके विकर्ण एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करना है, ठीक है। कह रहा है कोण आर एम एस की वैल्यू जो है, कोण आर एम एस, कह रहा है कोण आर एम एस की जो वैल्यू है वो 50 डिग्री है। क्या है, 50 डिग्री है। हाँ, यहाँ तक सारी चीज क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे कह रहा है क्यू पी एम का मान बताइए, क्यू पी एम का मान, ये वाला कोण हमसे पूछा। तो आइए बताने की कोशिश। दोस्तों आप ये देख रहे हैं इस त्रिभुज में, दोस्तों ये, अच्छा एक बात बताइए, ये वाली जो आकृति दिख रही है, एक मिनट, ये वाली जो आकृति दिख रही है, ये क्या हमारी है, डंबल आकृति है। और किसी भी डंबल आकृति में दोस्तों आपको ये दिख रहा है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दिख रहा है, हाँ, दोनों ये रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आमने सामने के कोण बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ सारी चीजें, ठीक है। अब दोस्तों आप इस त्रिभुज को देखने को, दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली जो भुजा होगी और ये वाली जो हमारी भुजा होगी उसकी लंबाई आपस में बराबर होगी, दोस्तों ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, उस त्रिभुज में ये वाला जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा जो है, इसकी लंबाई आपस में बराबर होगी। हाँ, अगर दोस्तों इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्योंकि दोस्तों आपको चित्र पता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री वास्तव में इस भुजा के सम्मुख ये वाला होगा। मतलब ये दोनों बराबर कोण होंगे, ठीक है। अब दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको चित्र के पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, और इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी 50 डिग्री की है। तो इन दोनों कोणों की भागीदारी क्या होगी, तो 130 डिग्री। मतलब दोनों कोणों का योग जो है, मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है 130 डिग्री है। इन दोनों कोणों का योग क्या है, 130 डिग्री। दोस्तों क्या है, समान कोण है। मतलब दो समान कोणों का योग 130 डिग्री है। अगर दोस्तों दो समान कोणों का योग 130 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण है क्या, 65 डिग्री है। मतलब ये वाला कोण भी हमारा 65 है और ये वाला कोण भी हमारा 65 डिग्री। हमसे पूछा था कि बताइए क्यू पी आर का मान क्या होगा, कोण क्यू पी एम का मान क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कोण क्यू पी एम का जो मान होगा वो 65 डिग्री होगा। क्या होगा, 65 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। बताइए कहीं दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी है तो कहोगे नहीं, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं। आइए हम आज का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है।
आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि एक आयत है पी क्यू आर एस के अंदर एक बिंदु एम इस प्रकार है, जैसे कि पीएम जो है 6 सेंटीमीटर है, क्यूएम जो है 8 सेंटीमीटर है और एसएम जो है 10 सेंटीमीटर है, तो रेखाखंड आरएन की लंबाई क्या है। हाँ, तो इसके ऊपर दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, आपको ये ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। यदि दोस्तों कोई अगर दोस्तों किसी आयत के दोस्तों मान लीजिए एक पी क्यू आर एस हमारा आयत है और उसके अंदर एक बिंदु हमारा अगर तो किसी आयत पी क्यू आर एस के अंदर एक बिंदु एम स्थित है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर तो किसी आयत के अंदर एक मिनट रुकिए। किसी आयत पी क्यू आर एस के अंदर एक बिंदु हमारा एम स्थित है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पीएम का जो स्क्वायर और पीएम प्लस एम आर का जो स्क्वायर होगा, पीएम प्लस एम आर का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा एस एम एस एम स्क्वायर के, एस एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये बात आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ये बात आपको हमेशा डायरेक्ट याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि यदि किसी पी क्यू आर एस चतुर्भुज के अंदर किसी आयत पी क्यू आर एस के अंदर एक बिंदु एम स्थित है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पीएम और एम आर का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा एस एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर के बराबर होगा, एस एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर भी लागू हो रहा है। पढ़िए इस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि एक आयत पी क्यू आर एस है, उसके अंदर एक बिंदु एम स्थित है, ठीक है। कह रहा है पीएम जो है 6 सेंटीमीटर है, क्यूएम 8 सेंटीमीटर है, एसएम 10 सेंटीमीटर है, तो आरएन की लंबाई क्या है, ठीक। तो एक हमारा आयत पी क्यू आर एस है, उसके उस पी क्यू आर एस आयत के अंदर एक बिंदु एम स्थित है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर उसको मैंने पी से मिला दिया, आर सीट से मिला दिया, क्यू सीट से मिला दिया और एस सीट से मिला दिया। कह रहा है कि ये बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ये जो पीएम हमारा है ये 6 सेंटीमीटर है। क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया। ये जो क्यूएम है इसकी लंबाई हमें 8 सेंटीमीटर दी गई है। क्या दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। हाँ, तो इसी प्रकार तो ये जो हमारा एस एम जो है ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है ये जो एम आर है इसकी लंबाई क्या होगी। हाँ, आपको अच्छे तरीके से दोस्तों पता है कि जब किसी आयत पी क्यू आर एस में एक बिंदु एम स्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा का जो स्क्वायर होगा और इस भुजा का जो स्क्वायर होगा उसका सम बराबर होता है इस खंड के स्क्वायर और इस खंड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहां से मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो क्या होगा, देखिए अगर आप एम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 36 को इधर ले लीजिए। जब 36 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 64 में से 36 घटाऊंगा और देखो जब घटाऊंगा तो क्या होगा, देखिए 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 28 है, 128। तो यहाँ पर तो अगर 64 में से 36 घटाता हूँ तो 28 आएगा, 100 में जोड़ता हूँ तो 128 आएगा। 64 दूना क्या होता है, देखिए 64 दूना होता है 128। हाँ, इस प्रकार अगर मैं एम आर की वैल्यू निकालता हूँ तो 8√2 आएगा। क्या आएगा, 8√2 आएगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। इस प्रकार कह सकते हैं कि एम आर की जो वैल्यू होगी वो 8√2 होगी। 8√2 होगी। यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि नहीं कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आशा करता हूँ दोस्तों इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।